गुड मॉर्निंग क्लास 6। हमारा चैप्टर चल रहा है लेसन नंबर 23 और द नेम ऑफ द लेसन इज़ द गवर्नमेंट। मालूम है ना व्हाट इज़ गवर्नमेंट? द गवर्नमेंट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच गवर्न्स अ स्टेट। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है, व्हाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट क्यों चाहिए? बिल्ड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री यानी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, लॉ कंट्री में लॉ मेंटेन करने के लिए, लॉ और ऑर्डर, और सबसे पहले अपनी जो कंट्री के पीपल हैं उनके लुक आफ्टर, उनकी देखभाल करने के लिए, जैसे उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड कराना, हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराना, ट्रांसपोर्ट, ये सब। इसके अलावा कोई कंट्री आप पर बाहर से अटैक ना कर दे, उससे बचाने के लिए हमें गवर्नमेंट चाहिए। लॉ और प्रोवाइड पीपल अफेक्टेड नेचुरल डिज़ास्टर, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई फ्लड आ रहा है, उससे हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। अब आता है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कितनी तरह की होती हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक, मोनार्चियल, डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सी होती है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। वो गवर्नमेंट जिसमें लोग काम कर पीपल जो होते हैं वही चूज़ करते हैं, काम भी पीपल्स के लिए होता है और काम करने वाले भी पीपल्स ही होते हैं, उनको हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। मोनार्चियल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट जिसमें किंग और क्वीन अपनी पब्लिक पर, अपनी प्रजा पर राज करते हैं। और डिक्टेटरशिप इसमें एक व्यक्ति फोर्सफुली, ज़बरदस्ती आप पर राज करता है, जैसे एडोल्फ हिटलर। याद है? ओके। नाउ अब आता है आपका पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंट, द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आर कैरिड आउट बाय 3 ऑर्गन्स। सबसे पहले जो गवर्नमेंट के काम है वो उनके 3 ऑर्गन्स करते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले लेजिस्लेचर, उसके बाद एग्जीक्यूटिव और थर्ड वन इज जुडिशरी। सबसे पहले होता है लेजिस्लेचर, जो मैंने बताया था। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉज बनाना और एग्जीक्यूटिव्स का काम होता है उनको चलाना, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और थर्ड ऑर्गन जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है दैट इज जुडिशरी। जुडिशरी इसका थर्ड ऑर्गन होता है जिसका काम होता है लॉज, इट सीज टू दैट लॉज आर कैरिड आउट वेदर, मतलब कि जो लॉज गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो पब्लिक के लिए ठीक हैं या नहीं है, और इंटरप्रिटेट करना भी उन्हीं का काम होता है। और अगर किसी कोई डिस्प्यूट हो जाए, मतलब कोई झगड़ा हो जाए, उस झगड़े को निपटाने का काम भी जुडिशरी करता है। वेदर गवर्नमेंट इज़ पार्लियामेंट्री, इसमें भी गवर्नमेंट जो है 2 तरह की होती है, प्रेसिडेंटल और पार्लियामेंट्री। सबसे पहले पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट। प्रेसिडेंटल और पार्लियामेंट्री डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंटल दोनों ही गवर्नमेंट डिपेंड करती है, इनका रिलेशन डिपेंड करता है लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव के बीच में। ठीक है। अब आता है इन्हें पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में और प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट में फ़र्क क्या होता है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में जो हेड होता है स्टेट का वो प्रेसिडेंट होता है, बट जो गवर्नमेंट का हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। दोनों ही डिफरेंट पीपल होते हैं। वो यही कह रहा है कि जो हेड होता है स्टेट का और जो हेड होता है गवर्नमेंट का, दोनों डिफरेंट पीपल होते हैं। यानी सारा जो हेड होता है हमारे यहाँ, जैसे इंडिया में डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, कि जो हेड है स्टेट का यानी कंट्री का वो प्रेसिडेंट होता है, और जो गवर्नमेंट का हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। सारे बिजनेस कंट्री में प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं, वैसे रियल पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। जबकि प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट में जो हेड होता है इलेक्टेड प्रेसिडेंट, यानी जो प्रेसिडेंट चुना जाता है, हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ एन लेजिस्लेटिव बॉडी, वो लेजिस्लेचर बॉडी का मेंबर नहीं होता है, बल्कि फुल पावर प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। समझ में आया? पार्लियामेंट्री में प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जबकि प्रेसिडेंट गवर्नमेंट में रियल पावर प्रेसिडेंट के हाथ में ही होती है। क्लियर हो गया? एग्जीक्यूटिव इन द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ बेस्ड ऑन सपोर्ट ऑफ द पार्टी, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट में वो सपोर्ट करता है पार्टी को। मतलब जो पार्टी, आपको पता है पार्लियामेंट्री फॉर्म में हम इलेक्शन में जब वोट देते हैं तो जो पार्टी चूज़ होती है वो अपने में से एक लीडर का नाम देती है और प्रेसिडेंट उसको प्राइम मिनिस्टर बनाता है, तो वो हेड होता है। तो पॉलिटिकल पार्टी, और जो पार्टी नहीं जीती है तब कोलाइटेशन गवर्नमेंट बनती है। 2 और 3 पार्टीज मिलकर ज्वाइन एक कोलाइटेशन पार्टी बनाती हैं। तो इसीलिए वो कहता है कि एग्जीक्यूटिव जो होता है पार्लियामेंट फॉर्म में बेस्ड ऑन सपोर्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, मतलब पॉलिटिकल पार्टी जो होती है
को सपोर्ट मिलता है, एग्जीक्यूटिव को जो हेड होता है गवर्नमेंट का उसको पूरा सपोर्ट मिलता है अपनी पॉलिटिकल पार्टी का, ठीक है। जैसे कि इंडिया एंड ब्रिटेन, इंडिया और ब्रिटेन गुड एग्जाम्पल है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, यानी इंडिया और ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, जबकि अमेरिका और ब्राज़ील में प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट है, यानी पूरा हेड प्रेसिडेंट है। इंडिया में आप देखते हो, इंडिया में प्रेसिडेंट के नाम पर बिजनेस होते हैं पर फुल पावर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की होती है, जबकि अमेरिका में फुल पावर प्रेसिडेंट की होती है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट इज यूनाइटरी गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट। यूनाइटरी गवर्नमेंट क्या होता है? व्हेन देयर इज ओनली वन गवर्नमेंट, जब केवल वन गवर्नमेंट होती है फॉर द होल कंट्री, पूरी कंट्री के लिए एक ही गवर्नमेंट होती है, उसको हम यूनाइटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। समझ में आ गया? जब पूरे देश में एक ही सरकार होती है, एक ही गवर्नमेंट होती है, उसको हम यूनाइटरी गवर्नमेंट कहते हैं। पूरी पावर उसके पास होती है, एब्सोल्यूट पावर उसके हाथ में होती है। यूनाइटरी गवर्नमेंट इफेक्टिव तभी होती है जब द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल इज स्मॉल। एक तो एरिया जो है वो छोटा सा हो, इतने बड़े एरिया को एक साथ संभालना ये भी बहुत मुश्किल का काम है, इसीलिए यूनाइटेड गवर्नमेंट वहाँ होती है जहाँ एरिया स्मॉल होता है और आसानी से जो जिनके पास पावर है वो आसानी से इसको संभाल सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन में और मे नॉट बी रिटन, कॉन्स्टिट्यूशन होता भी है और कुछ जगह पर रिटन मतलब लिखा हुआ नहीं होता। जहाँ यूनाइटरी गवर्नमेंट होती है कुछ का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ होता है और कुछ का नहीं लिखा हुआ होता, वो अपनी मर्जी से हिसाब से गवर्नमेंट को चलाते हैं। दिस गवर्नमेंट ऑफ फॉर्म्स मेक एंड ऑल्सो एक्सिक्यूट द लॉ, ये गवर्नमेंट जो है खुद लॉ बनाती है और खुद ही उनको चलाती है। अब आता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देयर इज़ इस गवर्नमेंट में पावर जो है दो लोगों के बीच में या दो ग्रुप्स के बीच में डिवाइड होती है। एक तो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि इंडिया। यस, फेडरल गवर्नमेंट में पावर जो है वो एक ग्रुप के पास नहीं होती बल्कि दो डिफरेंट लोगों में डिवाइड की जाती है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। द फेडरल गवर्नमेंट में होल्ड्स दोज पावर विच द कॉमन टू ऑल प्रोविंस, पूरे प्रोविंस के लिए पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे करेंसी, डिफेंस, फॉरेन अफेयर एक्सेट्रा। इसका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होता है, लिखा हुआ होता है इसका। जुडिशरी सुप्रीम अथॉरिटी होती है उसके पास, यानी जुडिशरी इंटरप्रिटेट करती है, लॉ को बताती है। फेडरल गवर्नमेंट में आप अपनी मर्जी से लॉज नहीं बना सकते हो, ये इसीलिए जुडिशरी होती है कि वो देखती है कि पब्लिक के लिए क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेज है। इट ऑल्सो ये जब स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा हो जाता है, स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा हो जाता है, उसको भी निपटाने का काम करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मेक्स आर एप्लीकेबल ऑल ओवर द गवर्नमेंट वी कैन फाइंड। अगर हमको यूनाइटेड गवर्नमेंट कहाँ मिलेगी? ब्रिटेन में और चाइना में, वहाँ पर सिंगल गवर्नमेंट है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी उसके हाथ में है। जबकि फेडरल गवर्नमेंट कहाँ पर है? यूएसए और इंडिया। इंडिया में है ना सेंट्रल पावर में इस समय बीजेपी है और स्टेट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की भी बीजेपी है। अब आता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक होती है जिसके अंदर रूल्स और रेगुलेशन होते हैं और जिसके हिसाब से किसी देश को चलाया जाता है। A constitution is a set of fundamental principles or established present according to which a state or other organization is governed। देखो कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट है फंडामेंटल रूल्स का, प्रिंसिपल्स का, जिसके हिसाब से सरकार उनको पढ़कर या उनके बिहाफ पर कंट्री को चलाती है, ठीक है। द रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जो कॉन्स्टिट्यूशंस में रूल और रेगुलेशन है वो डिपेंड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर और अथॉरिटी विद इन द कंट्री, यानी रूल्स और रेगुलेशन डिपेंड करते हैं कि उस कंट्री में किस टाइप की गवर्नमेंट है। मोनार्ची है तो राजा रानी की बात चलेगी, डेमोक्रेसी है तो पब्लिक की बात चलेगी। इट हेल्प, ये आपको हेल्प करता है टू लिमिट द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ एवरी गवर्निंग बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशन आपको हेल्प करता है, लिमिट करता है पावर्स को, और हर गवर्निंग बॉडी, पॉलिटिकल पार्टी अपनी मर्जी नहीं चला सकती बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनको चलना पड़ता है। डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होते हैं, लिखे हुए हैं, कुछ के कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, कुछ के रिजिड हैं, रिजिड मतलब कुछ चेंज नहीं हो सकता, कुछ के फ्लेक्सिबल है, आसानी से रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज हो जाता है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन आपको आप इंडिया में रहते हैं, आपको पता है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है और सबसे लॉन्ग भी है, सबसे लंबा।
ठीक है। अब है रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। इन्हें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट आर फॉर्मली रिटन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, प्रिंसिपल हैं या रूल्स और रेगुलेशन है वो लिखे हुए हैं। द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड, यानी जो फॉर्म है कॉन्स्टिट्यूशन की वो रिजिड है, आसानी से आप उस रूल रेगुलेशंस को चेंज नहीं कर सकते हैं। और इन्हें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फ्रेम किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने और हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने, और इसको डिफाइन डेट मतलब जब इसको अडॉप्ट किया गया, लागू तैयार किया गया, वो 26 जनवरी 1950 को है, क्योंकि उससे पहले हमारे यहाँ ब्रिटिश के रूल्स रेगुलेशन चल रहे थे। तो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, जिसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जब वो बन के रेडी हुआ 26 नवंबर को, उन्होंने इसको पूरा फुलफिल करके इसको लागू किया हमारे यहाँ कंट्री में 26 जनवरी 1950 को। अब आता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इन विच मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हैव नेवर बीन एडेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ लॉ, यानी जो रूल्स रेगुलेशन है उनको लिखा नहीं गया, बल्कि ओरली अपने हिसाब किताब से उसको चेंज कर लिया जाता है और रूल रेगुलेशंस को चलाया जाता है। द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है एंड कंटेन नो सिंगल डॉक्यूमेंट, एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है। इट इज़ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिफरेंट लॉ, अलग अलग डिफरेंट लॉज हैं, मतलब जो पार्टी आती है वो अपने हिसाब से, अपने स्टेट और ट्रीटी के हिसाब से देश को चलाती है। ठीक है। अब आता है रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें आसानी से ऑर्डिनरी लॉज हों या क्या कहते हैं किसी भी टाइप के लॉज हों, उनमें आसानी से अमेंडमेंट नहीं किया जाता, बल्कि अमेंडमेंट करने के लिए बहुत बड़े प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। जैसे कि हमारे यहाँ सबसे पहले लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, एंड देन गो टू द प्रेसिडेंट, फिर प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करता है। तो हमारे यहाँ इंडिया में भी और जहाँ पर भी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर उस कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि कोई भी लॉ आसानी से उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत बड़ा प्रोसीजर है, चेंज आसानी से आप उस लॉ को नहीं कर सकते। जो पुराने लॉज हैं उनमें सुधार करने के लिए बहुत बड़ा प्रोसीजर करना पड़ता है। फ्लेक्सिबल जैसे कि इंडिया और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इन विच कैन बी अमेंडमेंट, जिसमें आसानी से हम चेंज कर सकते हैं, उसको फ्लेक्सिबल कहते हैं। ठीक है। वो रिजिड यानी जिसमें आसानी से जल्दी से चेंज नहीं आता, और फ्लेक्सिबल जिसमें आसानी से हम जल्दी से कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्लेक्सिबल, आपको बताया अभी अनरिटन है, तो अपनी मर्जी से आगे पीछे चेंजेस कर सकते हैं। अब आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? पूरे यूनिवर्स में तय किया गया है कि जो व्यक्ति एडल्ट है यानी 18 ईयर्स है, फ्रेंचाइज मतलब राइट टू वोट, उसको वोट डालने का अधिकार है। यूनिवर्सल मतलब पूरे यूनिवर्स में, फ्रेंच मतलब फ्री, आप फ्री हैं किस चीज़ का, राइट टू वोट, और एडल्ट मतलब अगर आप 18 ईयर्स का हैं तो आप वोट डाल सकते हैं। फ्रेंच वर्ड मीन्स फ्री, जो फ्रेंच से आया है इसका मतलब है राइट टू चूज़, आपको चूज़ है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने का। वोटर्स जो होते हैं वो अपनी कंट्री को चलाने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चूज़ करते हैं। अगर किसी सिटीज़न को लगता है वो सेटिस्फाइड नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, दे कैन रिप्लेस, वो रिप्लेस कर सकते हैं। यानी इस साल वो वोट नहीं, जब वो इलेक्शन होगा तो वो उनको हटाकर दूसरे व्यक्तियों को, दूसरे रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करेंगे। ठीक है, समझ में आया? एडल्ट फ्रेंचाइज अभी बताया, हु इज़ एलिजिबल टू 18 ईयर्स, जो 18 ईयर्स का है वो व्यक्ति वोट डाल सकता है, उसको वोट डालने का अधिकार है। इसी को हम यूनिवर्सल सफरेज भी कहते हैं। यानी उस पर रेस, क्लास, जेंडर, रिलीजन, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई इंटरफेयर नहीं है इसमें हम कि आप किस धर्म के हैं, आप किस क्लास के हैं, आप किस जेंडर के हैं, किस रेस के हैं, कि आपको बस वोट डालने का राइट है। इन द पास्ट में बहुत सारी सोसाइटी ऐसी थी जहाँ पर लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, धर्म के नाम पर, रेस के नाम पर। मैनी डेमोक्रेटिक सिस्टम, बहुत सारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या था कि जैसे आप पहले देख लीजिए, ब्रिटेन हमारे यहाँ राज करके गए हैं, वो लोग फ़र्क करते थे। और यहाँ यूरोप में खुद होता था, काले घोड़े का भेद किया जाता था कि काले लोग वोट नहीं डाल सकते या लेडीज़ वोट नहीं डाल सकती। ऐसे ही हमारे देश में ब्रिटिशर्स तो वोट डाल सकते थे पर इंडियंस को वोट डालने का अधिकार नहीं था। इसीलिए इस बाद में ये चीज़ ख़त्म हुई। इसलिए इंडिया ने अडॉप्ट किया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी हमारे देश में
कोई भी व्यक्ति हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी जेंडर का हो, उसे वोट डालने का अधिकार है। सबसे पहले बस उसे इंडिया का सिटीज़न होना ज़रूरी है और 18 ईयर्स का होना ज़रूरी है। उसने कोई क्राइम ना किया हो कि उसमें मर्डर केस चल रहे हो, उसने चोरी करे है तो वो वोट डालेगा नहीं। अगर उसने गलत काम किया है तो उसको वोट डालने का राइट नहीं है। ये कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तभी हमें वोट डालने का अधिकार भी मिला सभी लोगों को। एवरी एडल्ट, कोई भी व्यक्ति जो 18 ईयर्स का है वो वोट डाल सकता है, चाहे वो किसी रिलीजन, कास्ट और कितनी भी उसकी एजुकेशन हो। ओके। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है डिपेंड करता है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी, सभी लोगों को एक समान समझा जाएगा। जैसे एक सऊदी अरेबिया लास्ट मेजर कंट्री है। मेजर कंट्री क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेडीज़ को वोट डालने का अधिकार नहीं था। 215 में म्यूनसिपल इलेक्शंस हुए जिसमें पहली बार सऊदी अरेबिया की लेडीज़ ने, वुमेंस ने वोट दिया। पर अब ऐसा नहीं है, अब तो सारे देशों में विमेंस हो, मैंस हो, ब्लैक हो, वाइट हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, उन सबको वोट डालने का अधिकार है। ओके, चलिए इसी के साथ अब मैं चैप्टर क्लोज करती हूँ। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड डे।